नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बाढ़ग्रस्त पंजाब का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। वर्षा और बाढ़ प्रभावित पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनावी हार के बाद इस्तीफा दिया। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजोंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। दक्षिण कोरिया में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत ने पुरुषों के कंपाउंड टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे। वे स्थानीय हालात का व्यक्तिगत तौर पर जायजा लेकर प्रभावित लोगों के लिए अधिकतम मदद सुनिश्चित करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस दौरे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं और इसकी निकटता से निगरानी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। पंजाब में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। सीमावर्ती राज्य जहां अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है, भारतीय सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ के विशेषज्ञों के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों में एक दूसरे की मदद कर रहा है। लगभग 2000 गांव और 3.87 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मेरा भारत आपदा मित्र भी प्रभावित जिलों में स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार से राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की घोषणा कर दी है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक गरज के साथ रुक रुक कर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने कल कई स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 आज लगातार छठे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के योग्य बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे बहाली कार्य पूरा होने तक राजमार्ग पर यात्रा न करें। जम्मू उधमपुर सेक्शन पर रामनगर और मनवाल के बीच भूस्खलन के कारण रेल पटरी अवरुद्ध होने के कारण जम्मू कटरा शटल ट्रेन सेवा आज तीसरे दिन भी स्थगित रही। खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा आज भी लगातार 13वें दिन स्थगित रही। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मानसून की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि प्रदेश में अब भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटे में कुल्लू जिले के मनाली में 24 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल तक कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। 9 से 13 सितंबर तक पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। उधर उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मानसून की वर्षा से काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन क्षतिग्रस्त सड़कों को फिर से खोलने के लिए काम कर रहा है। इस बीच मानसून के दौरान आपदाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार का एक अंतर मंत्रालयीय दल कल उत्तराखंड पहुंचेगा। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ये दल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा और नुकसान का आकलन करेगा। मंडे से टीम अपना काम शुरू कर देगी। जो हम लोगों ने क्लेम किया है कि ये नुकसान हमारा हुआ है, तो उसको देखेगी और देखने के बाद फिर जो है अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद फिर एक टीम अलग से आती है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के लिए। वो टीम आएगी, फिर वो टीम एक एक योजनाओं पे देखेगी पूरा कि जो हमने कहा है कि ये नुकसान हुआ है, टीम उसको वेरीफाई करेगी वैज्ञानिक तरीके से, फिर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद फिर भारत सरकार हमको पैसे देने की कार्रवाई करेगी। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। आज सुबह से ही राज्य के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया और पेड़ गिर गए। अब तक लगभग 546 सड़कें बंद हो चुकी है। बारिश के कारण राज्य के 125 बांध हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही राज्य में इस मौसम की कुल औसत 100% से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश से प्रभावित इलाकों से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि एहतियात के तौर पर 7000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य में एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात की गई है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी, अहमदाबाद।
इस बीच दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में आज गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। राजधानी के कुछ क्षेत्र अब भी बाढ़ की जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में भी तेज वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और तेलंगाना में कल गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में भी कल हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक वस्तु और सेवा कर में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री का उद्देश्य एक अधिक कुशल और नागरिक हितैषी अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसे 3 सितंबर को जीएसटी परिषद द्वारा सामान्य जन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी देकर साकार किया गया। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करके नागरिकों का जीवन आसान बना दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी में सुधार की घोषणा से ई कॉमर्स क्षेत्र और आसान बनने की राह पर है। इस क्षेत्र में उपयोग होने वाली पैकेजिंग सामग्री की लागत में भी कमी आने से और जीएसटी दर घटकर केवल 5% रह जाने से छोटे और बड़े दोनों व्यापारियों को प्रत्येक शिपमेंट पर कम खर्च आएगा। देश में आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ कहे जाने वाले माल ढुलाई वाहनों की खरीद पर भी जीएसटी की दर 28% से घटकर 18% हो जाने से उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। देश में लगभग 70% सामान इन्हीं माल वाहनों से ढुलाई होता है। ये सभी सुधार मिलकर भारत के ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को नया आकार दे रहे हैं। विलायत इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हरीश जोशी ने नए जीएसटी ढांचे को लघु कुटीर उद्योग की दृष्टिकोण से एक प्रमुख सुधार पहल बताया। सच में एक सराहनीय स्टेप्स है कि जिसकी वजह से मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में, कि जिस तरह से जीएसटी के दर कम होने की वजह से स्थानिक मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको सरलता से खरीद पाएंगे और उसकी वजह से भारत का जो अर्थतंत्र है वो ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। एमएसएमई क्षेत्र ने जीएसटी को नई दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए जीएसटी परिषद के निर्णय का स्वागत किया है और इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। रईसुद्दीन रिहान की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार के वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधारों के फैसले को किसानों और आम नागरिकों ने हितकारी बताया है। ऊधम सिंह नगर के किसान ठाकुर जगदीश सिंह ने कहा कि इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को राहत मिलेगी। किसानों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, खाद है और तमाम चीजें, इन पे जो स्लैब नीचे आया है, इससे किसानों को और छोटे किसानों को लाभ इस पे पहुंचेगा और इससे किसान को काफी खुशी भी हुई है जीएसटी का स्लैब नीचे आया है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव से सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए सीधे सीधे सारे स्लैब हटा के 2 ही स्लैब रख दिए हैं, यानी अगर सरल भाषा में बोले कि सारी सीढ़ियां हटा दी। एक बहुत बड़ी योजना थी और बहुत बड़ा आज सबको तोहफा मिला है पूरे देश को, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की तरफ से हृदय से बधाई। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में मिली हार के बाद आज इस्तीफा दे दिया। वे 1 वर्ष से कम समय पर पद पर रहे। इस चुनावी हार में उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। इशिबा ने कहा कि उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। इशिबा ने हाल में अमेरिका जापान व्यापारिक समझौते में शुल्क में कमी को इस्तीफा देने का सही समय बताया। वे अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नाइजीरिया में उग्रवादी संगठन बोको हराम ने उत्तर पूर्वी बोर्ना राज्य के दारुल जमाल गांव पर हमला कर 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। नाइजीरियाई वायुसेना के प्रवक्ता एहिमेन एजोदामे ने कहा कि नाइजीरियाई सेना ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 30 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए। फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह में अपनी फीचर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजोंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस वर्ष ऑरिजोंटी खंड में एकमात्र भारतीय फिल्म थी।
इस फिल्म में नाज शेख और सुमी बघेल मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्माण विभांशु रॉय, रोमिल मोदी और रंजन सिंह ने किया है। मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित ये कहानी 2 महिलाओं की है जिनकी जिंदगियां अचानक आपस में जुड़ जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को मणिपुर पहुंचेंगे और 2 स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री के राज्य दौरे पर चर्चा के लिए आज इम्फाल के राजभवन में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में देश भर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और सांसदों ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग की 24 जून को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अन्य याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करेगी। आयोग ने कहा कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से 99.5% ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता से जुड़े दस्तावेज जमा कर दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रचार वाहनों को रवाना किया और योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत राज्य में हर परिवार की एक महिला को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चयनित महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले महीने चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारतीय टीम के विजेता छात्रों को नई दिल्ली में सम्मानित किया। टीम ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक हासिल किए और अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी जीता। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल अब एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि फिट रहने और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक सांसदों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मांडविया ने कहा कि साइकिल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। साइकिल पर जीएसटी 18% था, यानी कि साइकिल अभी 350 से 400 रुपया सस्ती हो चुकी है। तो चलो प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के मंत्र को साकार करने के लिए, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़िए और अपने स्वयं को स्वस्थ रखिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में नेत्रदान के बारे में भ्रांतियां दूर करने के संबंध में परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र की प्रोफेसर और नेशनल आई बैंक की अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता शर्मा तथा नेशनल आई बैंक के प्रभारी और आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर राजेश सिन्हा श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बिहार के राजगीर में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत 3-0 से आगे है। कोरिया गणराज्य के ग्वांगजू में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में अमन सैनी, ऋषभ यादव और प्रथमेश भालचंद्र फुगे की तिकड़ी ने कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर फेरबदल करके प्रसारित किए जा रहे एक वीडियो को खारिज कर दिया है। इसमें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बाढ़ग्रस्त पंजाब का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। वर्षा और बाढ़ प्रभावित पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनावी हार के बाद इस्तीफा दिया। भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑरिजेंटी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। दक्षिण कोरिया में विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत ने पुरुषों के कंपाउंड टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।